नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी की आजकल बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं और बीजेपी में भगदड़ महाराष्ट्र में मची है। अजीब बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी पावर में, सरकार में, और इसके बावजूद बीजेपी के कई बड़े नेता, पूर्व मंत्री, एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, और छोड़कर मोदी शाह का साथ छोड़कर, सरकार छोड़कर इन साहब का दामन थाम रहे हैं, शरद पवार का। और करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और दो दर्जन से ज्यादा नेता, जिसमें कई विधायक हैं, बीजेपी के कई सिटिंग एमएलए हैं, जो शरद पवार के संपर्क में। कई ऐसे एमएलए हैं और एक आध मंत्री भी हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि शरद पवार साहब का जो मुंबई में बंगला है, बड़ा फेमस बंगला है, सिल्वर ओक, वहाँ पर चुनाव का टिकट मांगने की लाइन लगी, एडवांस बुकिंग चल रही है। इतनी लंबी लाइन है कि कोई कह रहा था कि शरद पवार के यहाँ से मैसेज दिया गया कि साहब हाउस फुल है, बस भर चुकी है, अब बस करिए। अब चाहे वो अजीत पवार गुट का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का विधायक एमएलए हो, या फिर कोई बड़ा लीडर हो, या फिर एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में, इनके चंगू मंगू हो, आली मुआली हो, इनके मंत्री हो, आज की तारीख में सबको शरद पवार साहब का, जी हाँ, इनका जो है आशीर्वाद चाहिए, इनसे टिकट चाहिए। इनके पास हर आदमी आज लाइन लगा के खड़ा है। ये हकीकत है, सच्चाई, इससे मैं परते खोलूंगा। और दूसरी तरफ अब ये जो साहब हैं देवेंद्र फडणवीस, ये साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। इनके तो जैसे हाथ पांव फूल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस भगदड़ को रोकें तो कैसे रोकें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फडणवीस साहब तो मुंबई छोड़ के दिल्ली आना चाहते हैं। और दिल्ली में जो साहब हैं, ये चाणक्य, मिस्टर चाणक्य, अमित शाह, इनको भी समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। महाराष्ट्र की सरजमीं पर उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, राहुल गांधी की टीम को रोकें तो कैसे रोकें। अब दोस्तों, शरद पवार को जो चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, बीजेपी कैंप से फ़ोन आ रहा है, अजीत पवार के खेमे से फ़ोन आ रहा है, शिंदे के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि साहब टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं लोग। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ऑन थर्सडे ये जो साहब हैं धर्मराव बाबा, ये कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, एनसीपी कोटे से हैं, महाराष्ट्र सरकार के एक बड़ी हस्ती हैं। इनकी जो बिटिया, इनकी जो बेटी हैं भाग्यश्री, इन्होंने ही घर में बगावत कर दी। इन्होंने पापा से बगावत कर दी और कहा कि हम तो शरद पवार के साथ जाएंगे। अब पापा शरद पवार हैं, अब हम शरद पवार के सानिध्य में जाएंगे। यानी सरकार छोड़ रही है बेटी, फादर को छोड़ रही हैं, और कहाँ जा रही हैं? शरद पवार को। क्योंकि उनको लगता है कि अगर पवार साहब से टिकट मिल गया तो एमएलए बन जाएंगे और हो सकता है पिता की तरह मंत्री भी बन जाएं। अब भाग्यश्री की तरह एक और साहब भाग्य देख रहे हैं। जो भाग्य देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वो ये साहब हैं समरजीत सिंह। जी हाँ, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, देवेंद्र फडणवीस के दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, बीजेपी के नेता हैं, लीडर, बिग लीडर बीजेपी के, समरजीत, रॉयल फैमिली से। इन्होंने भी भाग्यश्री की तरह नमस्कार कर दिया फडणवीस साहब को, बीजेपी को नमस्कार कर दिया और कहा कि साहब शरद पवार के सानिध्य में अब जाना चाहते हैं। तो इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और शरद पवार की गाड़ी में चढ़ गए। काफ़ी पहले से एडवांस बुकिंग कर रखी थी। अब साहब एक और नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, तूती बोलती महाराष्ट्र में, माधवराव किन्हालकर। और माधवराव किन्हालकर साहब जब मोदी जी की तूती बोलने लगी, मोदी जी छा गए इस देश पर, तब ये मोदी जी की शरण में चले गए, मोदी जी से इतना प्रभावित हुए। लेकिन आज की तारीख में माधवराव साहब का जो, आप कह सकते हैं, मोदी का जो जादू इनके चढ़ा था सर पे, वो उतर गया है। ये भी शरद पवार के साथ आ गए हैं। ही हैज़ ज्वाइंड एनसीपी शरद पवार। और यही नहीं, एक और मंत्री हैं, पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल। सूर्यकांता जी को भी अब नया सूर्य दिखा शरद पवार के रूप में। ये भी आ गई, इन्होंने भी छोड़ दिया सब कुछ, बीजेपी को छोड़ा, और ये भी अब शरद पवार के साथ हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अब दोस्तों, इससे पहले 2 और महाराष्ट्र के नेता
धैर्यशील मोहित पाटिल और एक साहब नीलेश लांके। अभी जो नीलेश जी हैं और धैर्यशील हैं, इन्होंने भी शरद पवार से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले समय मांगा था, जून से पहले। शरद पवार साहब ने इनको टिकट दे दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इन्होंने जब सत्ता छोड़ी और शरद पवार का दामन थामा, टिकट लिया, तो ये एमपी बन गए। और जब ये एमपी बने तो बाकियों की आंख चौंक गई कि साहब शरद पवार तो आज की तारीख में पारस का पत्थर है, जो छू देगा वो सोना हो जाएगा। और यही वजह है कि नीलेश जैसे धैर्यशील जैसे लोगों का धैर्य टूट रहा है और शरद पवार के साथ आना चाहते हैं कि शरद पवार ले लें, और शरद पवार ना लें तो उद्धव ठाकरे ले लें, उद्धव ठाकरे ना लें तो राहुल गांधी मेहरबानी कर दें। यानी महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पकड़नी है। ये हाल है बीजेपी के विधायकों का, ये हाल है अजीत पवार गुट का, ये हाल है शिंदे गुट का। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन इससे बड़ी लिस्ट वो है जो विधायक संपर्क में हैं, संपर्क में, जी हाँ, और उनकी गिनती 2 दर्जन से ज़्यादा है। 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलए सरकार में शरद पवार उद्धव ठाकरे के टच में। और यह हकीकत है, ज़मीनी सच है, जिसकी परतें मैं आगे खोलूँगा। और दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या शरद पवार वेटरन पॉलिटिशियन और उद्धव ठाकरे द किंग ऑफ मुंबई, क्या इन लोगों ने राहुल गांधी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल पलट दिया? जिस तरह से हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकलता दिख रहा है, क्या महाराष्ट्र भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है? क्या वहाँ भी बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है? और अगर आप हेमंत सोरेन का झारखंड देखें, वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बीजेपी एक बहुत ही कमज़ोर ज़मीन पर आज की तारीख में खड़ी है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? और क्या मैं कहूँ, टाइम इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मोदी जी, स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, सितारे उनके ठीक नहीं चल रहे, गर्दिश में। बड़ा सवाल है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, इस देश का सबसे अमीर राज्य है, और मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर ये हाथ से निकला तो वाकई खेल खत्म है। अडानी अंबानी से कहीं ज़्यादा, सैकड़ों गुना बड़ा महाराष्ट्र है उसकी जीडीपी। अगर ये हाथ से निकला तो सत्ता हिल जाएगी वाकई। 3 खास मेहमान हैं आज 2 तो महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं, वो ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं और सुधीर सूर्यवंशी, जिन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी आज, और इंडियन एक्सप्रेस ने आज खबर चलाई कि भाई भगदड़ मची है बीजेपी में। तो सुधीर सूर्यवंशी मुंबई से जुड़ रहे हैं, टाइगर दिल्ली से जुड़ रहे हैं, और हमारे ओवरऑल एक्सपर्ट जो आपको कमेंट देंगे कि भाई ये मोदी और शरद पवार और ये अमित शाह और ये ठाकरे, कौन भारी पड़ रहा है। तो उमाकांत लखेड़ा भी आपके साथ होंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तीनों एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। टाइगर, चुनाव हरियाणा में हो रहा है, वहां पर कैंपेन चल रहा है, और भगदड़ महाराष्ट्र में मची हुई है। पार्टी जो है भाजपा की, जैसे लग रहा है जैसे टूटी जाएगी। रोज 2-3 जो है, कोई विधायक है, कोई कारपोरेटर है, कोई नेता है, वो शरद पवार को फोन कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये शरद पवार कौन सा खेल कर रहे हैं साहब? क्या अमित शाह का जो ऑपरेशन लोटस है उसका जवाब है ये? देखिए, 2 बातें बड़ी क्लियर है दीपक जी। हरियाणा 10 लोकसभा वाला राज्य है, महाराष्ट्र 48 वाला राज्य। यस। दूसरी बात, महाराष्ट्र ये फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, और मुंबई पे कब्जा हर आदमी चाहता है, इंक्लूडिंग ये दोनों गुजराती। इसलिए महाराष्ट्र में इतना प्रपंच रचा गया। लेकिन जब जहाज डूबने लगे तो एक जहाज जो तैरता हुआ दिखाई देता है, सब लोग SOS देके उधर भाग रहे हैं। सुधीर भाई की स्टोरी परफेक्ट है। आज हर तीसरा आदमी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे राष्ट्रवादी अजित पवार का हो, या शिवसेना के शिंदे की शिवसेना का हो, यदि उसको चांस मिले तो वो पहला चांस लेगा कि शरद पवार के बोर्ड पे चढ़ जाएगा, क्योंकि वही बोर्ड सेल करते हुए। एडवांस बुकिंग चल रही क्या शरद पवार की टिकट की? एडवांस बुकिंग चल रही सर। अब शरद पवार मना कर रहे हैं। एक सीट तो मुझे ऐसा पता है कि जहां जयंत पाटिल ने वीटो लगाया हुआ है कि नहीं, अभी बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए। बाप रे बाप, आप कह रहे हैं कि साहब दिवाली बाद चुनाव है और शरद पवार के यहाँ जो है लाइन लगी हुई टिकटों की, एडवांस बुकिंग चल रही है, हाउसफुल है। एक मेरा घोर ऑब्जेक्शन है, आप अमित शाह की तुलना शरद पवार से ना करें। वो जुगाड़ू है और वो राजनीति का खिलाड़ी।
फर्क है। चलिए चलिए, मैं आता हूँ। मैं सुधीर जी के पास जाऊंगा। सुधीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी खबर को आज इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और सबसे पहले वो खबर आपने इस चैनल को बताई थी कि शरद पवार ऑपरेशन लोटस से भी बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे थे। वो खबर आज सच निकली। मेरे पास एक बहुत लंबी फेहरिस्त है और मैं नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जैसे भाऊ कह रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि साहब वहां तो लाइन लगी है और एडवांस बुकिंग चल रही है कि शरद पवार की पार्टी से हमें टिकट मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और कोई भी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अजीत पवार का हो, चाहे शिंदे गुट का हो, लंबी लाइन है। मुझे ये बता दीजिए, 7-8 लोग तो टूट चुके हैं, है ना, इंडियन एक्सप्रेस ने भी बता दिया। 2-3 और टूटने वाले, यानी 10 तक संख्या जारी। अब आप मुझे आज ब्रेकिंग न्यूज दूसरी दे दीजिए, ये संख्या कितने तक जाएगी सुधीर भाई? देखो, आशुक भाऊ हंस रहे हैं, ये संख्या का कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। नहीं, आज तो बताना पड़ेगा। नहीं दीपक जी, आज अंदाजा तो देना पड़ेगा आपको। सुन लीजिए ना। देखिए, आपको पिछली बार भी आप कह रहे थे कि 6-7 होगा, उतना हो गया। चलिए, जो आपने पिछली बार बताया उतने लोग टूट के शरद पवार के पास चले गए। अब आगे बताइए साहब। मेरी जो जानकारी है वो उसके हिसाब से डजन से ज्यादा लोग शरद पवार के साथ जा सकते हैं। डजन से ज्यादा, वो 2 डजन भी हो सकता है। और 2 दर्जन? हाँ, उसमें माय गॉड, अचंभे वाली बात है, सिटिंग एमएलए जो उनका खुद का वजूद है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे भी लोग, उनको कोई शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जरूरत नहीं चुनने के, ऐसे भी लोग वो शरद पवार की गाड़ी में बैठने के लिए मेरे ख्याल से राह देख रहे। लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन कब अनाउंस होगा उस डेट का अनाउंसमेंट का राह देख रहे। एक बार वो डेट अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद में आपको महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कभी हड़कंप देखा नहीं होगा, वैसे हड़कंप मचेगा। उसी तरह से एक बड़ी कतार लगेगी शरद पवार के साथ आने में। इसका एक बड़ा कारण यह है कि शरद पवार आज महाराष्ट्र की राजनीति, आज नहीं तो मेरे ख्याल से 40, 50, 60 साल से वो जानते हैं। और एक आज मेरे ख्याल से वो एक मिडास टच की तरह उभर रहे हैं। उन्होंने हाथ लगा दिया, कैंडिडेट चुन के आ गए। वैसे लोकसभा में ओहो, पारस पत्थर, राजनीति के पारस पत्थर हैं, जो छू दे वो सोना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शरद पवार जी का इंटरव्यू जब लिया था विधानसभा के पहले, उसी टाइम में उन्होंने एक चीज, बहुत बड़ी चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि सुधीर, मैंने मेरे राजनीति में एक फर्स्ट जनरेशन जो लीडरशिप है वो तैयार की थी, जैसे जयंत पाटिल है, अजित पवार है, आर पाटिल है। सेकंड जनरेशनशिप जो लीडरशिप तो तैयार करनी थी, वो जो फर्स्ट जनरेशन है उन्होंने की नहीं। उसकी वजह से मुझे वो जिम्मा लेना पड़ेगा। और जो तरुण है, जो युवक है, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं सोशल लाइफ में, ऐसे लोगों को मैं साथ में लूंगा और उनसे एक थर्ड यंग लीडरशिप मैं जनरेट करूंगा महाराष्ट्र में। वही भविष्य महाराष्ट्र का रहेगा, राजनीति का रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस 87 ईयर के जो आदमी है वो नए राह पे निकल चुके हैं, महाराष्ट्र की अगली नए दिशा के बड़ी बात आपने कहा। उन्होंने कहा कि शरद पवार का कहना है कि उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप खड़ी करी, जैसे अजीत पवार वगैरह हैं या प्रफुल्ल पटेल हैं, ये कहीं ना कहीं धोखा दे गई। ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक निकले, पैसे के मोह में फंसे ये लोग। तो शरद पवार का ये कहना है कि अब वो फर्स्ट जनरेशन से मायूस हैं, अब वो थर्ड जनरेशन खड़ी कर रहे हैं। यानी जिसकी उम्र 25 साल, 30 साल, 32 साल है, उसके पौधे जो हैं उनको वो हरा कर रहे हैं। बड़ी बात है। एक चीज और बता दीजिए, क्या बीजेपी के लोग, क्या बीजेपी के एमएलए, मंत्री, अजीत पवार गुट के मंत्री, शिंदे के गुट के मंत्री और भी बड़े नेता, क्या ये फोन से शरद पवार के संपर्क में? क्या ये लोग चुपचाप मिल रहे हैं, रात के अंधेरे में मुलाकातें हो रही हैं शरद पवार की बंगले में? काफी मीटिंग हो रही है, काफी अंदरूनी बातें चल रही है, जैसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट चल रही है। काफी जो संबंधी लोग रहते उनसे बातें चल रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी गिव अप कर दिया है, आप देखा जाए तो। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का एक कुछ दिन पहले के इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि शरद पवार के दिल में उद्धव ठाकरे एज ए सीएम नाम नहीं है। तो ये पक्का मान रहे कि सरकार तो महाविकास आघाड़ी की आने वाली है, मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे बने या कोई बने, लेकिन वो भी मान रहे। दूसरी खबर ये भी आ रही कि देवेंद्र फडणवीस जी को दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया गया, तो उनका तबादला दिल्ली में हो सकता है का, ये भी एक खबर चल रही है।
तो मुझे लगता है कि अजित पवार खुद कबूल कर रहे कि मेरे से मिस्टेक हो गई, लोकसभा में मैंने मेरी बीवी मेरे बहन के अगेंस्ट में खड़ा कर दी, जो लाडली बहन है के बहुत गुणगान गा रहे, जी। वही अपने बहन के अगेंस्ट में कैंडिडेट अपनी बीवी को खड़ा कर दिया। तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक बैक फुट पे है, वो भी एक रास्ता दूसरी तरह से ढूंढ रहे कि कैसे वो पॉलिटिकल एग्जिट बोलो और एक ऑनरेबल एग्जिट जी। बोलो, तो उसी तरह से वो भी करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं भी लड़ूंगा। तो काफी बातें मेरे ख्याल से एक महायुति में छाई हुई है। सिर्फ ओके। एकनाथ शिंदे थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो बाकी लोग ने मुझे लगता है बहुत ही बिफोर द इलेक्शन गिव अप किया जैसा लग रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सुधीर जी ने दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इनको एक बंगला अलॉट होने जा रहा है दिल्ली में, यानी दिल्ली कहीं ना कहीं ये शिफ्ट कर रहे हैं। ये बात इन्होंने कही है ना, एक बड़ी बात है। अब वो भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे हो या गया कुछ और है बनेंगे। दीपक जी, जी, बंगला हो गया है, अलॉट हो हाँ गया है। बंगला हो गया है। तो अगर बंगला उनको, यहाँ चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, बंगला दिल्ली में अलॉट हो रहा है। वर्षा अलॉट होना चाहिए था जो मुख्यमंत्री का जो है आवास है, अलॉट जो है वो दिल्ली में हो रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है। यानी फडणवीस ने सरेंडर कर दिया और अजीत पवार जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि चाचा से लड़कर, चाचा से भिड़कर हमने गलती कर दी, आई एम सॉरी। अमित शाह के मैं प्रभाव में आ गया था। लखेड़ा साहब, आप अमित शाह को 20 साल से देख रहे हैं, जान रहे हैं, और 35 साल से आप शरद पवार को जान रहे हैं। दोनों को आप जानते हैं और दोनों को आप अच्छी तरह से रीड करते हैं, रिसर्च है पूरी आपकी। ये शरद पवार और अमित शाह में असली खिलाड़ी कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए, खिलाड़ी जो अगर दोनों में तुलना, मैं तो इस बात से अशोक जी की इस बात से सहमत हूं कि दोनों में तुलना नहीं होनी चाहिए। शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, और इन्होंने गुजरात से चल करके इनको विरासत में एक सत्ता मिल गई, उसका ये कंट्रोल रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। उसी रिमोट कंट्रोल से इन्होंने महाराष्ट्र में दल बदल करके सरकार गिराई, एक महाराष्ट्र की पब्लिक पर, जनता पर एक सरकार थोप दी। अब देखिए, जो हवा का रुख आज की तारीख में, हम इलेक्शन के मुकाम पर बैठे हुए हैं, मुहाने पर बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो जनमानस है, जनमानस में एंटी बीजेपी अंडर करंट है, और ये जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी के खिलाफ अक्रॉस महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त अंडर करंट, जिसको हम महाराष्ट्र एक ब्लिट्ज अखबार निकलता था, हम उस अखबार को पढ़ते थे तो उसका कॉलम होता था हवा का रुख। हवा का रुख का मतलब यह है कि इन दोनों जो गुजराती लॉबी है और गुजराती जो दोनों सूबेदार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका जो पकड़ थी वो पकड़ बुरी तरह कमजोर हो गई है। अब हालत यह है कि लोग इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। 240 में आने के बाद और महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट आ गई 9 पे, तो आप कहां टिक रहे हैं? टाइगर, मैं आपके पास आ रहा था। जिस तरह से सुधीर जी ने कहा कि तमाम नेता जो बीजेपी में हैं या वो एकनाथ शिंदे के साथी हैं या अजीत पवार के साथी, ये सब शरद पवार से मिलना चाह रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, एडवांस बुकिंग चल रही, लंबी कतार लगी कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। लोग भाजपा छोड़कर, मोदी और शाह को छोड़कर शरद पवार को पकड़ रहे हैं पांव। ऐसा क्या शरद पवार ने कर दिया? ऐसा कौन सा खेल हो गया? ऐसी कौन सी आंधी आ गई? ना उनके पास ईडी है, ना उनके पास सीबीआई है, ना उनके पास इनकम टैक्स है, ना उनके पास सत्ता है, कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग आदमी है। दीपक भाई, चुनाव जनमानस के मतदान से जीता जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुनाव जितवाती होती तो इस देश में फिर कांग्रेस कभी सत्ता से हटती नहीं। देखिए, शरद पवार के जो लोग छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, 40 एमएलए छोड़ के चले गए, उसका दुख शरद पवार को नहीं, लेकिन शरद पवार को कुछ लोगों पे अथाह विश्वास था। उनका छगन भुजबल पे अथाह विश्वास था, उनका दिलीप वलसे पाटिल पे अथाह विश्वास था, उनका हसन मुशर्रफ पे अथाह विश्वास था। कोल्हापुर जहां बीजेपी का, जहां एनसीपी का जन्म हुआ है, वहां का जो नेता था कागल का एमएलए हसन मुशर्रफ, जिसके लिए शरद पवार जी ने कई बार कई स्थापित नेताओं से दुश्मनी की, अपने पार्टी के लोगों से, लेकिन हसन मुशर्रफ को प्रोटेक्ट करते रहे। वो हसन मुशर्रफ चले गए। तो जो लोग चले गए और जिन लोगों ने शरद पवार का दिल दुखाया, शरद पवार उनका कार्यक्रम करेंगे। और शरद पवार की खासियत है, वो चुनाव जितवाने में कितनी गारंटी लेते पता नहीं, लेकिन शरद पवार जी ने यदि तय कर लिया तो भगवान भी उतर आए तो भी फिर कोई बचा नहीं सकता।
वो चुनाव हर क्या बार कह रहे हैं आप कि भगवान वही कह रहा उतर आए तो भी शरद तो पवार भी- को नहीं हराया जा सकता? फिर नहीं, शरद पवार चुनाव जितवाने की गारंटी भले ही नहीं दे, लेकिन शरद पवार ने तय कर लिया किसी को हरवाना है, तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता उसको। इसका मतलब ये है कि अमित शाह जो हैं, जिनको कहा जाता है बीजेपी में कि ये चाणक्य हैं कलयुग के, अरे आपका ये नहीं कहना है? साहब, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन दीपक, लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो इसका मतलब असली चाणक्य जो इस देश का है, जो राजनीति को समझता है, जो गोटियां बिछाता है, जो सारे खेल करता है, उसका नाम शरद पवार है। क्यों नहीं माने? जिस आदमी ने 31 साल की उम्र में इंदिरा गांधी से लोहा लेते हुए कांग्रेस की सरकार गिराई, इंदिरा गांधी की सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई, अपना ये फ्रंट बनाया। टाइगर, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सीधे बोलो मेरा सवाल। क्या शरद पवार से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है इस वक्त सियासत का? महाराष्ट्र में कोई नहीं है, महाराष्ट्र में उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ये जुगाड़ू है, इनके पास इनकम कौन जुगाड़ू है? और अमित शाह जी। यदि इनके पास अमित शाह, यदि अमित शाह जी के पास से इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारी एजेंसियां निकलवा दूं, ये किस बलबूते पे क्या करेंगे मुझे बताइए। आज 2014 से लेकर 2024 तक इन एजेंसियों के तो भरोसे खेल हो रहे हैं। इन एजेंसियों के सिवा ये क्या कर सकते हैं? ये जीरो बटा जीरो सन्नाटा है। और ऐसे कई आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? आप चप्पा महाराष्ट्र का जानते हो, आप मराठी मानो तो भाई आप मुझे ये बताओ कितने लोग टूट रहे हैं? 50 से ज्यादा लोग लाइन में लगे हैं, संपर्क में हैं। पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन शरद पवार के पास जगह नहीं। शरद पवार इन तमाम लोगों को वापस लेंगे तो लोग हंसेंगे शरद पवार पे। जो लोग आपको गाली देके गए उनको आप वापस लेंगे तो कैसा होगा? शरद पवार सिलेक्टिव चूज कर रहे हैं। टाइगर ने फिर एक ब्रेकिंग न्यूज दी सुधीर सूर्यवंशी के बाद, और आज तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टाइगर कह रहे हैं 50 से ज्यादा नेताओं की लाइन लगी, अपोजिशन जो शरद पवार के अपोजिट खेमा है, 50 लोगों की लाइन लगी। और शरद पवार के लिए दिक्कत हो गई, किसको लें किसको ना लें। लखेड़ा साहब, एक संक्षेप में, क्योंकि अब प्रोग्राम के हम आखिर में, एक संक्षेप में जवाब ये चाह रहा था, क्योंकि आप तो दिल्ली देखते हैं और महाराष्ट्र पर भी आपकी पैनी निगाह। क्या मोदी और शाह ये महाराष्ट्र को समझ नहीं पाए? प्रधानमंत्री एक है, एक गृह मंत्री है, गुजरात के हैं, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है। ये गुजराती महाराष्ट्र नहीं समझ पाए, मतलब यूपी का आदमी बिहार नहीं समझ पाया, बिहार का आदमी यूपी नहीं समझ पाया। क्या मोदी और शाह महाराष्ट्र को समझ नहीं पाए, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या फिर जो षड्यंत्र कर रहे थे उसमें ये मात खा गए? कौन सी गलती कर गई? ये महाराष्ट्र इनसे संभला क्यों नहीं? महाराष्ट्र नहीं, इनसे देश ही नहीं संभल रहा है। देश के जो हालत है आज की तारीख में, सही कह रहे। देखिए मेरी एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। आज कादिर खान की आत्मा है आज इन्होंने इसको मैं महाराष्ट्र पूछ रहा हूँ, देश नहीं संभल रहा है। अच्छा एक बात दीपक जी, एक मिनट, मैं एक सवाल उमाकांत जी की तरफ से लिख रहा हूं। कौन सा राज्य है जो इनसे संभल रहा है? चलिए ये बताइए, मुझे बताइए ना, मुझे पता है गुजरात। अरे साहब, मेरे सवाल का अपमान क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो पूछा कि महाराष्ट्र, आपने कहा छोड़िए महाराष्ट्र, देश नहीं संभल रहा। आपने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन खैर बता दिए, जवाब दे दीजिए। उसके आप हालत ये है, इन्होंने जो मराठा, पहले इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में इन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा। देखिए, जो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी उसको खंडित किया, उसके टुकड़े किए। तो पूरा एक जनमानस जो बाला साहब ठाकरे का जो पीढ़ी के जो लोग थे और जो उस धारा के लोग सोचने वाले, जो मराठा अस्मिता की बात करते थे, जो हिंदुत्व की भी बात करते थे, अब जो है वो भाजपा का हिंदुत्व नहीं, उनका हिंदुत्व अलग है। भाजपा का हिंदुत्व तो पता लग गया ना, इधर अयोध्या में पता लग गया कि अपनी सीट हार गए। जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाया, आज सारी दुनिया की जमीन बेच दी अयोध्या में, वहीं हार गए। तो सवाल यह है कि आप जो है जहां राम मंदिर ना, वहीं हार गए। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने कि एक तो जो बाला साहब ठाकरे की धारा को लोगों नाराज कर दिया, उसके बाद जो चाणक्य है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के, कद्दावर नेता है, जिनको मेरा जैसा जो ब्रिज पढ़ता था, महाराष्ट्र की खबरें पढ़ता था 79, 80, 81 में, जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी, तो शरद पवार वो शख्स है जिन्होंने इंदिरा गांधी को चने चबा दिए। और अब शरद पवार की बारी है। गुजरात लॉबी मारे फिर रही है, गुजरात लॉबी लोगों को फोन कर रही है, अरे भाई साहब तुम तो छोड़ के नहीं जा रहे हो। अब हालत क्या है महाराष्ट्र में,
अब महाराष्ट्र में हालत यह है कि शिवसेना शिंदे गुट के लोग बीजेपी वालों को कह रहे हैं बीजेपी से टिकट मत लड़ो, निर्दलीय लड़ो। अब समस्या क्या हो गई वहां कि अगर बीजेपी के ज्यादा एमएलए चुन करके आ गए तो शिंदे की कर देंगे छुट्टी। कहानी यह है, मेरी जो सूचना है कि लोग तैयार, जाए विदर्भ का मामला हो, नागपुर, विदर्भ, बंबई, लोग तैयार बैठे हैं, मौके की तलाश में है। और वो जो है ना कि नाई मेरे सर पे कितने बाल है, उसने कहा थोड़ी देर इंतजार करो, अभी झड़ के सामने आ जाएंगे। चुनाव का इंतजार कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोग जी। ओके 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 टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय हो गया है। क्योंकि आप पूरा महाराष्ट्र, कई बार इधर आपने पूरा महाराष्ट्र छान दिया है महीने 2 महीने के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और क्या हम ये माने कि कांटे की टक्कर है मोदी जी और एनडीए के बीच में, बीजेपी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में? ग्राउंड सिचुएशन टाइगर क्या है? ग्राउंड सिचुएशन एक लाइन, बीजेपी जीत रही है, हार रही है, मैच ड्रॉ है? ग्राउंड सिचुएशन ये है, महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन हैंड्स डाउन जीत रही, बहुत अच्छी तरह से जीत रही, पॉइंट नंबर 1। लेकिन भयानक संघर्ष है। संघर्ष महायुति और महाविकास में नहीं, संघर्ष इंडिया और एनडीए गठबंधन में नहीं। वर्तमान में जो संघर्ष महाराष्ट्र में दिख रहा है वो एनडीए गठबंधन के घटक दलों में है। अजित पवार वर्सेस शिंदे, शिंदे वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस अजित पवार। ये जो सर पटोल हो रही है रोज, ये आपसी संघर्ष है इनका। महाविकास आघाड़ी तो हंस रही है, वो तो अपने आराम से रैलीज कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, अनाउंस कर रही है, बाकी काम शरद पवार कर रहे हैं। देखिए, महाविकास आघाड़ी में शरद, वह धमकाना नहीं पड़ता है। महाविकास आघाड़ी ने ये बोलना नहीं पड़ता बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन। अभी जेपी नड्डा गए थे, उनने बोला कि जब बीजेपी बड़ा भाई है, छोटे भाई को संभाल लेना चाहिए। अरे छोटे भाई को कौन संभालेगा भाई? बड़े भाई ने तो छोटे भाई पैदा किए हैं, बाप ने थोड़ी पैदा किए। ये जो छोटे भाई है, ये छोटे बेटे है, आपने पैदा किए पार्टियां तोड़ तोड़ के। भाई कहां से हो गए? सर पे बैठ रहे हैं। और जब आपको अविश्वास होता है कि आप जीत नहीं पाएंगे तो झगड़े होते हैं। इतने लो लेवल पे झगड़े हो रहे हैं कि एक दूसरे को इतनी गालियां दे रहे हैं कि जो कभी अपेक्षित नहीं था। इतनी सारी एनर्जी ये यदि महाविकास आघाड़ी को गाली देने में लगाते तो कुछ होता। ये आपस तो पहले निपटे, पहले आपस में तय कर ले कि इनको क्या करना है, उसके बाद ये महाविकास आघाड़ी से लड़ेंगे। जी जी, टाइगर ने एक बड़ी बात कही। उनका ये कहना है कि कमजोर घर है इस वक्त एनडीए का, और कमजोर घर में झगड़े होते हैं। लेकिन टाइगर ने अफसोस इसलिए जाहिर किया कि झगड़े बहुत लो दर्जे के हो रहे हैं, बहुत नीचे आकर झगड़े हो रहे हैं। जिस तरह की गाली गलौज बड़े बड़े मंत्रियों में और नेताओं में हो रही है, उससे ऐसे लगता है कि जैसे आग लगी हो इस वक्त मोदी जी शाह साहब के खेमे में, और इसका एडवांटेज महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। और ये समय इस वक्त, क्योंकि शरद पवार के ग्रह नक्षत्र इतने मजबूत चल रहे हैं कि हर नेता आज महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी का टिकट लेना चाहता है। ये हालत है वहां पर, हाउसफुल शो जा रहा है। लखेड़ा साहब आज आप आए, और वानखेड़े साहब आपने भी समय निकाला। दिल्ली में बरसात हो रही है लेकिन आप स्टूडियो पहुंचे लाइव होने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी साहब जुड़े थे मुंबई से, कई ब्रेकिंग न्यूज थी, उनका शुक्रिया। लखेड़ा साहब आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच दीपक जी। सोमवार से फिर मैं मराठवाड़े के टूर पे हूँ, फिर आपसे लाइव होंगे, वहीं लाइव होंगे, फिर आप महाराष्ट्र से लाइव आपको मैं जी जी महाराष्ट्र से लाइव होने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार।